हेलो दोस्तों, मैं आईआईटीएन अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये चैनल उन बच्चों की अच्छी तरह मदद कर रहा है और उनको इस चैनल पे जो भी एजुकेशनल वीडियोस डलते हैं वो आराम से समझ में आते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी बच्चे जो भी बच्चे हमारे चैनल को यूज़ कर रहे हैं उनके सरकारी अफसर बनने का सपना ईश्वर करे ज़रूर पूरा हो। मेरी दुआ है, हमारी टीम की पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने HCF एंड LCM चैप्टर के पहले 10 वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप याद कर सकें तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वीडियो 10 में HCF और LCM दोनों को हमने साथ में पढ़ा था और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। कोई भी 2 नंबर का गुणा 2 नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और फिर ये जो फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, इसको हमने घुमा के भी लिखा था। घुमा के लिखा था मतलब हमने इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिखा था कि HCF ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय LCM, या फिर LCM ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय HCF, HCF इक्वल टू प्रोडक्ट बाय LCM, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट बाय HCF। ये भी हमने पढ़ा था। जो ओरिजिनल फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, उसी को घुमा के लिखा था और 2 नए फॉर्मूले भी हमने पढ़े थे। ये सब हम वीडियो 10 में पढ़ चुके हैं। पर वीडियो 10 में हमने ये जो प्रॉपर्टी HCF LCM की, ये जो फॉर्मूले HCF LCM के पढ़े थे, इस पे हमने क्वेश्चन नहीं किए थे। तो आओ अब हम उस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। 3 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फिर बचे हुए आखिरी 2 क्वेश्चन मैं लेवल में बढ़ाऊंगा। और इसका अगला वीडियो जो है वो भी प्रॉपर्टी ऑफ HCF एंड LCM के ऊपर ही क्वेश्चंस पे रहेगा। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ HCF एंड LCM जो हमने पढ़ी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, इस पे मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कवर कर रहा हूँ, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस पे 2 वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, वीडियो 11 वीडियो 12। इन दोनों वीडियोस में सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। इसका एक रीज़न है कि ये प्रॉपर्टी पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो पूरे चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए वो यही वाला है, प्रॉपर्टी ऑफ HCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ये चैप्टर का कहने को तो 20% पार्ट है, पर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में 50% क्वेश्चन HCF और LCM से जो आए हैं, HCF और LCM से आने वाले 50% क्वेश्चन इस पार्ट से हैं, जो वाकई में सिर्फ 20% ऑफ द चैप्टर है। इसीलिए इस पे हम कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बिना समय खराब किए पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये है पहला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है। मैं फिर से दोस्तों आपको याद दिला दूं, मैं जितने भी क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपके लिए कोई दूसरी संभव ही नहीं है। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब समझ में आएंगे थियरी के साथ, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ इस एग्ज़ाम के इतिहास में जो हुआ है वो आपसे हो रहा है, तो भविष्य में भी जो क्वेश्चन आएगा वो भी हो जाएगा। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ज़्यादातर लेता हूँ। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी एक प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर का HCF दिया है, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 15 और उन दोनों ही नंबर का LCM है 225। एक नंबर 75 है, दूसरा निकालना है। बहुत ही मुफ्त का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मैं याद दिला दूं आपको, इज इक्वल टू HCF ऑफ टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ टू नंबर्स। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको वीडियो 10 में पढ़ाई थी, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, याद नहीं भी है तो मैंने दोबारा पढ़ा दी। फिर इसी को हमने ऐसे लिख सकते हैं भाई, राइट हैंड साइड में HCF छोड़ दो और राइट हैंड साइड का LCM लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले आओ। इसी प्रॉपर्टी को ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को, HCF ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ टू नंबर्स। इसी फॉर्मूले को घुमा के लिख दिया है, जो LCM था उसी को हम डिनोमिनेटर में ले आए हैं, राइट हैंड साइड के LCM को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले आए। अब यही चीज़ आप HCF के साथ कर लो। आप राइट हैंड साइड पे जो ये HCF दिया है, HCF ऑफ टू नंबर्स, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले आओ, राइट हैंड साइड के HCF को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले आओ, तो वहाँ पे क्या बचेगा, LCM ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ टू नंबर। ये तीन फॉर्मूले हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, बस यही यूज करेंगे। हमको कोई दो नंबर का HCF और LCM दिया है, हमें क्या गिवन है, दो नंबर का HCF क्या दिया है 15, LCM क्या दिया है 225, और एक नंबर जो है मान लेते हैं N1 75 है, और N2 दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब क्या, 75 इंटू N2। ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी कहती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ये हो गया। तो फिर N2 क्या हो गया, बोथ साइड 75 से डिवाइड कर दो, तो देखो 15 इंटू 5 75 होता है, तो ये आ गया 225/5। अब 225/5, 225 क्या है, 225 को आप ध्यान से देखो, ऐसा लिख सकते हो 25 इंटू 9, 25 इंटू 10 250 हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, ये 25 इंटू 9 है। अब ये गया 5 1 है ना भाई, 5 इंटू 5 25, तो 5 5 से काट दिया मैंने, तो ये ऊपर क्या बचा 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 मतलब क्या 45, तो मतलब हमारा N2 क्या आ गया 45। देखो 45 ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन 4, मजे करो। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। आइए फटाफट अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे दो नंबर हैं और दो नंबर का LCM दिया है। LCM ऑफ टू नंबर है 1820 और HCF है 26, HCF है 26। ये देखो LCM 1820 है, HCF 26 है। एक नंबर जो है 130 है, हमें दूसरा निकालना है। ये पिछला क्वेश्चन ही हो गया, बस डेटा बदला है, प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिया है तो प्रॉपर्टी कहती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो ये N2 क्या आ जाएगा 1820 इंटू 26/130। 0 तो ऐसे ही काट देते हैं अपन, 1820 मतलब 182 इंटू 10, और 130 मतलब 13 इंटू 10, ये तो ऐसे ही काट देते हैं। फिर 13 से गया ये 1, ये 2, 182 इंटू 2, 182 इंटू 2 को कैसे लिखें, 180 प्लस 2 का डबल करना है, तो 180 का डबल 360, 2 का डबल 4, 182 को लिख लो 180 प्लस 2। अब 180 प्लस 2 का डबल करना है मतलब 180 का डबल 360, 2 का डबल 4, तो 360 प्लस 4 364। ये फटाफट कैलकुलेशन करने का तरीका है। फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए नंबरों को दिमाग में तोड़ लो। 182 दिखना चाहिए 180 प्लस 2 की तरह, है ना भाई। देखो 180 प्लस 2, तो 180 प्लस 2 का दुगना करना ज़्यादा आसान है। ये 180 इंटू 2 क्या, 18 इंटू 2 पता है 36, एक जीरो और लग गया, 2 इंटू 2 पता है। तो ये दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन होनी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है।
HCF and LCM of two numbers are 44 and 264. तो गिवन क्या है, HCF है 44, LCM है 264, है ना। ये HCF है 44, ये HCF, और ये LCM है 264. और फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2. इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 44. अच्छा, तो मतलब पहला नंबर मान लेते हैं n1. अब n1 कैसा नंबर है कि n1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 44 आ रहा है। रिमाइंडर, भाई जब भी ऐसा बोला जाए कि क्वोशिएंट 44 आ रहा है और रिमाइंडर नहीं दिया है तो मतलब रिमाइंडर 0 लेंगे। रिमाइंडर दिया है तो जो दिया है वो लेंगे, नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखो, रिमाइंडर दिया है तो जो दिया है लेंगे, पर कई बार रिमाइंडर दिया नहीं है, नहीं दिया है इसका मतलब रिमाइंडर है ही नहीं। रिमाइंडर है ही नहीं मतलब क्या, रिमाइंडर 0 है। ये ध्यान रखना हमेशा, क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं दिया है मतलब रिमाइंडर 0 है। तो मतलब n1 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करें तो 44 क्वोशिएंट आ रहा है और रिमाइंडर 0। तो n1 डिवाइड हो रहा है, हमने फर्स्ट नंबर को n1 मान लिया, तो n1 डिवाइड हो रहा है तो ये डिविडेंड हो गया, और सॉरी n1 ये डिविडेंड हो गया, और डिवीजन किससे हो रहा है, 2 से, तो 2 डिवाइज़र हो गया। क्वोशिएंट क्या आ रहा है 44, तो 44 क्वोशिएंट हो गया और 0 रिमाइंडर हो गया। अभी मैंने आपको बताया, आपको रिमाइंडर थ्योरम तो याद है ना, अपन ने बहुत बार यूज़ कर लिया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो n1 मतलब डिविडेंड क्या होना चाहिए, डिवाइज़र, ये रहा डिवाइज़र 2 इंटू क्वोशिएंट 44 प्लस रिमाइंडर, तो n1 आ गया 88। तो एक तरीके से n1 88 मिल गया मुझे। अब n2 निकालना है, दो नंबर हैं n1 n2, ठीक है, इनका HCF LCM 44 264 है, n1 88 है, n2 निकालना है। फिर प्रॉपर्टी लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू देयर HCF इंटू LCM। अब n2 क्या आ गया, 44 इंटू 264 बाय 88। यार ये ऐसे ही दिख रहा है, 88 44 का डबल होता है, तो n2 क्या आ गया 264 बाई 2। अब 264 का आधा करना है, तो 260 को फिर देखो कैसे, 264 कैसे दिखना चाहिए, एकदम मैथमेटिकल आंख, मैथमेटिकल आंख बना लो अपने दिमाग में। दो आंखें भगवान ने दी हैं और जो दिमाग के अंदर मैथमेटिकल आंखें हैं वो एक्टिवेटेड नहीं होती लोगों की, आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है, प्रैक्टिस कर करके मैथमेटिकल आंखों को उज्ज्वलित करना है। तब 264 का आधा करना है, तो 264 पहली बार 264 की तरह तो दिखना ही नहीं चाहिए। 264 मतलब ऐसा 260 प्लस 4। अब इसका आधा मतलब इसका आधा प्लस इसका आधा, 226 का आधा 13 होता है, 0 ऐसा का ऐसा, और 4 का आधा 2, तो ये देखो 132। कितनी फटाफट कैलकुलेशन हुई है, ऐसे करना है। ऑप्शन 3 आ गया, तो फटाफट 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा लेवल में इंक्रीज करने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर 2160 है, कोई भी दो नंबर है, मुझे नहीं पता क्या, उनका प्रोडक्ट 2160 है और HCF 12 है। नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर, अरे भाई ये तो क्वेश्चन ही अलग हो गया अब, है ना। तो अब दिमाग लगाते हैं इसमें। हमको क्या गिवन है यहाँ पर, हमको ये गिवन है, एक पहली बात कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो भी दो नंबर हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो क्या है 2160। और दूसरी बात HCF ऑफ टू नंबर्स, इन्हीं दोनों नंबर का HCF क्या दिया है 12। तो देखो यार, अगर कोई दो नंबर है उनका HCF 12 है, इसका मतलब क्या है, HCF 12 होने का मतलब है क्या, HCF 12 होने का मतलब है कि 12 इज फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स, यही मतलब हुआ ना। HCF 12 होने का क्या मतलब है, 12 इज फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स। HCF का फुल फॉर्म मैं याद दिला दूं, HCF होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था ये। तो कोई भी ग्रुप
कोई भी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर है, मान लीजिए किसी ग्रुप में 4 नंबर है, 5 नंबर है, कोई भी ग्रुप है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है जिसमें 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, कितने भी नंबर हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है ना। मैं याद दिला दूं, HCF की थोड़ी सी अपन रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन में कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। 1 मिनट के लिए, जैसे 6 के फैक्टर क्या है, 6 के फैक्टर मतलब वो नंबर जो 6 को पूरी तरह डिवाइड करते हैं, वो ये हैं। 8 के क्या फैक्टर हैं, जो 8 को पूरी तरह डिवाइड करते हैं, ये हो गए, ठीक है। तो भाई कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 6 और 8 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स 1 और 2 हो गए, उसमें हाईएस्ट कौन है, 2, तो 2 हो गया HCF। पर ये जो हमने पढ़ा है, ये डेफिनेशन हमने HCF की पढ़ी थी, हम HCF निकालते ऐसे नहीं है, याद करो, निकालने का ये तरीका नहीं है, ये बहुत लंबा पड़ेगा। निकालने का तरीका होता है कि 6 को आप प्राइम फैक्टर्स में लिखो, 8 को भी आप प्राइम फैक्टर्स में लिखो, दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो ले लो और मिनिमम पावर ले लो। तो 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है और पावर 2 की 1 और 3 है, तो मिनिमम हो गई 1, तो 1 ले ली, ये आ गया HCF 2। पर ओरिजिनली डेफिनेशन ये थी कि भाई कॉमन फैक्टर की सीरीज लिखेंगे हम, जो भी गिवन नंबर है, 3, 4, 5, जितने भी गिवन नंबर हैं सबके फैक्टर लिखेंगे, उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कहलाएंगे कॉमन फैक्टर्स। भाई 4, 5 जितने भी नंबर हैं सबके फैक्टर लिखेंगे, और जो फैक्टर चारों पांचों के फैक्टर हैं, ये जितने भी गिवन नंबर है सबके फैक्टर हैं जो नंबर, उन्हें कॉमन फैक्टर कहते हैं। और ये कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई अगर 2 नंबर का HCF 12 है, तो इसका एक बात तो पक्का हो गई कि उन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, ठीक है। तो 12 उन दोनों का फैक्टर है, तो उन दोनों नंबर्स को अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, उन दोनों नंबर्स को, ये जो 2 नंबर की बात कर रहे हैं अपन, ये 2 नंबर को अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, एक नंबर होगा 12n1, दूसरा होगा 12n2, ठीक है। भाई कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 12 है, कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 12 है, वो 12, वो कैसा होगा, 12 इंटू सम नेचुरल नंबर, वो 12 का मल्टीपल होगा। 12 किसका फैक्टर होगा, 12 ऐसे नंबर का फैक्टर होगा ना जो 12 का मल्टीपल है, 12 के मल्टीपल का फैक्टर 12 हो जरूर होगा। अब मुझे भाई 2 नंबर ऐसे बोले गए हैं जिसका HCF 12 है, तो मतलब ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिनका 12 फैक्टर है, मतलब ये 12 इंटू सम नेचुरल नंबर होने चाहिए। पर मेरा कहना है कि एक और बात होनी चाहिए, सच दैट n1, n2 डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ये दोनों नंबर 12n1, 12n2 जरूर होंगे, पर n1, n2 ऐसे होने चाहिए कि n1, n2 का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, n1, n2 का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसा क्यों, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने n1 को ले लिया 2, n1 को ले लिया 2, 1 मिनट के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, n1 2 ले लिया, n2 4 ले लिया, तो नंबर्स कैसे हो गए, 12 इंटू 2 और 12 इंटू 4, मतलब 24 और 48। तो भैया इन दोनों का HCF, ये तो 24 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे n1 2 है, n2 4 है, तो n1 और n2 में भी तो कॉमन फैक्टर है ना। भाई n1 2 है और n2 4 है, तो n1 और n2 में कॉमन फैक्टर है 2 का भी फैक्टर है, 2 4 का भी फैक्टर है। आप ऐसा n1 n2 लोगे तो फिर HCF 12 नहीं आ पाएगा। जैसे मान लो आपने ले लिया 12 इंटू 4, ठीक है, या 12 इंटू आपने ले लिया मान लो 6 और 12 इंटू 9, तो 12 इंटू 6 मतलब क्या हो गया, 108, सॉरी 12 इंटू 6 72 और 12 इंटू 9 108, तो 72 आप कैसे लिखोगे, 8 इंटू 9 2 क्यूब 3 स्क्वायर। 108 आप कैसे लिखोगे, 108 आप कैसे लिखोगे, भाई ये 2 से जाएगा, ये लिखा है 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 मतलब क्या, 2 स्क्वायर 3 क्यूब। तो अब इन दोनों नंबरों का आप HCF कैसे लिखोगे, कॉमन प्राइम फैक्टर लोगे, मिनिमम पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, बिल्कुल है, मिनिमम पावर 2, 3 है, बिल्कुल है, मिनिमम पावर 2, तो ये आ गया 4 इंटू 9 36। तो भाई 72 और 108 12n1 12n2 टाइप तो है, पर 6 और 9, n1 6 है, n2 9 है,
तो n1 6 और n2 9 है, तो इन दोनों का 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ पे अदर देन 1 जरूर लिखना, अदर देन 1। 6 और 9 का 1 के अलावा कॉमन फैक्टर 3 है, तो क्या हो गया, 72 और 108 लिखा तो सही, पर इनका HCF 12 की जगह 36 आ गया। ऐसे ही पहले 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 हो गया, तो देखो HCF फिर 12 नहीं आ पाया 12n1 12n2 का। तो कोई भी दो नंबर है जिनका HCF 12 है, तो आप उनको 12n1 12n2 जरूर मान सकते हो भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर का अगर 12 है, तो मतलब वो दोनों नंबर 12 के मल्टीपल हैं, और ऐसे मल्टीपल हैं कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। अगर ऐसे दो नंबर है तो आप उन दो नंबरों को 12n1 12n2 जरूर मान सकते हो, पर n1 n2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। या ऐसा बोल लो कि n1 n2 में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 तो सब हर नेचुरल नंबर का फैक्टर होता है, और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, मैंने पढ़ाया था। तो n1 n2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तब आप ऐसा बोल सकते हो कि तभी आप ऐसा बोल सकते हो कि 12n1 12n2 दो नंबर हैं जिनका HCF 12 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दो नंबर दिए हैं जिनका HCF 12 है, तो मैंने उनको 12n1 12n2 मान लिया, और n1 n2 ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे दो नंबर है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक, ऐसा क्यों होना जरूरी है मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। मैंने n1 को 2 लिया, n2 को 4 लिया। 2 और 4 में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है, कॉमन फैक्टर 2 है, तो देखो 12n1 24 हुआ, 12n2 48 हुआ, HCF 12 आ ही नहीं पाया। मैंने n1 को 6 लिया, n2 9 लिया, फिर देखा HCF 36 आ गया। क्यों आ गया? 6 और 9 में कॉमन फैक्टर 3 है, 1 के अलावा है। तो 12n1 कोई भी दो नंबर जिनका HCF 12 है, आप उनको 12n1 12n2 मान सकते हो, प्रोवाइडेड n1 n2 का कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। या इसी चीज़ को ऐसे बोल लो कि n1 n2 का कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या लाइन बना लेते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नंबर हमने 12n1 12n2 मान लिए, ठीक है, सच दैट n1 n2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अब मुझे बोला है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो है प्रोडक्ट जो है इनका वो है 2160। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये हो गया 2160। ठीक है, डिवाइडेड बाय HCF, या आप ऐसे देख लो, चलो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 2160 वो क्या ऐसा होना चाहिए 12n1 इंटू 12n2, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें 2160 दिया है, तो मतलब 12n1 12n2 हमने दो नंबर माने हैं, जैसे सच दैट n1 n2 का कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाई 12n1 12n2 का प्रोडक्ट 2160 है, तो 12n1 इंटू 12n2 इक्वल टू 2160 हमने लिख दिया। ठीक है, अब 2160 ये क्या होगा, 2160 को अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें क्या, 216 इंटू 10 इक्वल टू 12 क्या होता है, 12 हो गया ऐसा क्या, 6 इंटू 2 इंटू 6, दूसरी बार भी 12 है, ये इंटू n1 इंटू n2। अब 216 ध्यान से देखो 6 क्यूब होता है ये, मैं इस पूरे को डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ। तो n1 n2 क्या आ गया मेरे पास, 6 क्यूब बाय 6 स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, ऊपर 6 रह जाएगा, और नीचे और 10 क्या है, 2 इंटू 5 है, नीचे 2 स्क्वायर।
ठीक है। अब N1 N2 क्या आ जाएगा, ऊपर वाला 2 कट जाएगा तो ये कट गया, तो 6 इंटू 5 30 और नीचे एक 2 रह जाएगा, 30/2 15। तो साहब N1 N2 हमारे पास आ गया 15। अब 15 क्या होता है, 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। 15 होता है 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, ठीक है। तो अब मेरे मेरे क्वेश्चन में कंडीशन क्या लगा ली थी मैंने, जब नंबर अज्यूम किए थे सॉल्यूशन में 12 N1 12 N2, तो कंडीशन क्या लगा ली थी कि N1 N2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, ठीक है। तो N1 N2 में कैसे चूज़ कर सकता हूँ, N1 N2 में ऐसे चूज़ कर सकता हूँ ना कि भाई मान लो N1 हो गया 1, N2 हो गया 15, या फिर N1 15 N2 1, ठीक है भाई। N1 N2 15 है, या फिर और क्या हो सकता है, N1 हो गया 3 N2 हो गया 5, या फिर N2 हो गया 5, सॉरी N1 हो गया 5 और N2 हो गया 3। ये पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास, है ना। तो N1 1 N2 15, N1 15 N2 1, N1 3 N2 5, N1 5 N2 3, बस ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो इन दोनों को तो अपन सेम ही गिनेंगे, कौन सी, ये दोनों, क्योंकि N1 1 N2 15 या N1 15 N2 1 बात तो एक ही ना, कि N1 N2 कैसे हैं, एक 15 एक 1, और इन दोनों को स्टार लगा देना, इन दोनों को भी एक ही दिखेंगे, एक ही देखेंगे अपन, N1 3 N2 5, N1 5 N2 3, क्योंकि अल्टीमेटली N1 N2 3 N 5 है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ फाइनली, यहाँ पे थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ, ये मैंने रब कर दिया, हाँ। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, कि जो दो नंबर हैं मेरे 12N1 और 12N2, ये जो दो नंबर हैं ये कैसे होने चाहिए भाई, कोई एक 1 हो जाए, कोई एक 15 हो जाए, मतलब एक हो जाए 12 × 1 और दूसरा हो जाए 12 × 15, या फिर ये कैसे होने चाहिए, एक हो जाए 12 × 3 और दूसरा हो जाए 12 × 5, बस ये दो पेयर्स पॉसिबल हैं, ये दो नंबर ऐसे हो सकते हैं, एक 12 हो जाए दूसरा 180, या फिर एक 36 हो जाए दूसरा 180, सॉरी दूसरा 60। दो पॉसिबिलिटी है, एक नंबर 12 हो जाए दूसरा 180, एक 36 हो जाए दूसरा 60, बस ये दो पेयर्स पॉसिबल हैं। करके भी देख लो आप, 12 और 180 का HCF 15 आएगा, इनका प्रोडक्ट 2160 आएगा, सॉरी HCF 12 आएगा और प्रोडक्ट 2160 आएगा। 36 × 60 आप करके देख लो, 2160 आ जाएगा 2160, और इनका HCF 12 आएगा। दोनों केसेस में आप करके देख लो, इन दोनों केसेस में HCF जो है वो 12 आएगा, और इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स वो 2160 आएगा। तो फाइनली हमें ऐसे कितने पेयर मिले, हमें ऐसे दो पेयर मिले, तो आंसर हो गया ऑप्शन 2, 2 पेयर्स। फाइनली हमें ऐसे 2 पेयर्स मिले। मैं फिर से बता दे रहा हूँ मैंने पूरे क्वेश्चन में क्या किया, एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। मुझे ऐसा दिया था कि कोई दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट 2160 है और HCF 12 है, तो मैंने वो दो नंबर मान लिए 12N1 12N2 सच दैट N1 N2 का कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, या फिर ऐसे बोल लो N1 N2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। जो कोई भी दो नंबर का HCF 12 दिया है तो आप उनको ऐसा मान सकते हो, HCF 15 दिया है तो आप उनको 15N1 15N2 मान सकते हो, प्रोवाइडेड N1 N2 का कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर 12N1 12N2 हमने मान लिया, तो फिर हमने 12N1 × 12N2 को 2160 किया,
तो हमें n1 इंटू 15 मिल गया। हमने ये सिंप्लीफाई किया, ये n1 इंटू हमको 15 मिल गया। तो हमको पता चला कि भाई n1 इंटू 15 है और n1 इंटू ऐसा होना है कि उनका कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो ये कुछ पेयर बन गए कि n1 1 ले लो इंटू 15, n1 15 इंटू 1, n1 3 इंटू 5 या n1 5 इंटू 3, ये पेयर बन गए। तो इन पेयर्स में हमने देखा कि बेसिकली ये दो पेयर्स हैं कि भाई n1 n2 में एक 1 हो जाए दूसरा 15, या फिर एक 3 हो जाए दूसरा 5। उस हिसाब से उन दोनों नंबरों के भी दो पॉसिबल पेयर आ गए कि एक नंबर 12 दूसरा 180, या फिर एक नंबर 36 दूसरा 60। तो यहाँ पे दो पेयर हमने टिक कर दिया। ये हमने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में किया है। काफ़ी बढ़िया सवाल था। चलो एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं तो दिमाग बढ़िया से आपका खुल जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं। The HCF and product of two numbers are 15 and 6300। ठीक है, तो फिर वही बात हो गई। देखो गिवन क्या है, HCF ऑफ टू नंबर्स क्या दिया है, HCF ऑफ टू नंबर्स क्या दिया है हमें 15, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या दिया है हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये हमें दिया हुआ है 6300। ठीक है, तो अब फिर वही बात, ये दो नंबर्स हम कैसे मान सकते हैं, ये दो नंबर्स हम कैसे मान सकते हैं, 15n1 15n2। अच्छा, प्रोवाइडेड वेयर n1 n2 डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, ऐसा क्यों, फिर एक बार यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। मान लो आपने n1 को 3 ले लिया और n2 को 6 ले लिया, तो 15 इंटू 3 हो जाएगा 45, 15 इंटू 6 हो जाएगा 90। इन दोनों का HCF 45 आएगा। आप कॉपी में करके देख लेना, HCF 15 आएगा ही नहीं। तो ऐसा हमें n1 n2 हमें ऐसे नंबर क्यों लेने पड़ते हैं जिनका कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, या फिर कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है। क्यों, ताकि क्योंकि HCF 15 आ पाए। भाई बात तो वहीं से शुरू हुई है कि गिवन था HCF 15 है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 6300 है, तो मतलब क्या 15n1 इंटू 15n2, ये 6300 है, ये 6300। या 6300 तो मैं ऐसे लिखना चाहूँगा यार, 63 इंटू 100, या और अच्छी तरह इसे लिख देते हैं, 63 को लिख दो 9 इंटू 7, 100 को 25 इंटू 4। छोटे नंबर पसंद आते हैं यार मुझे तो अब ये n1 n2 क्या हो गया, 9 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर कट जाएगा 9 से, ये 5 स्क्वायर कट जाएगा 25 से। लो भाई n1 n2 क्या आ गया, 7 इंटू 4, नीचे तो सब 1 1 हो गया, 28। तो n1 n2 आ गया 28, n1 n2 आ गया 28, मतलब n1 n2 क्या आ गया, 2 स्क्वायर 7 पावर 1, 4 इंटू 7। अब n1 n2 में चूज़ कैसा कर सकता हूँ, n1 n2 में चूज़ कैसा कर सकता हूँ कि भाई n1 और n2 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो ठीक है, n1 4 n2 7। अब वो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, वो कैसे हो पाएगा, वो ऐसे हो पाएगा ना कि भाई यहाँ पे दो किस्म के प्राइम फैक्टर हैं, एक 2 है एक 7 है। कभी भी टू को दोनों में नहीं रखना है, n1 n2 दोनों में नहीं रखना है, 7 को भी दोनों में नहीं रखना है। किसी एक में 2 गया तो दूसरे में 2 नहीं जाएगा, n1 में 2 चला गया तो n2 में नहीं जाएगा, n2 में 2 चला गया तो n1 में नहीं जाएगा, n1 में 7 चला गया तो n2 में नहीं जाएगा, n2 में 7 चला गया तो n1 में नहीं जाएगा। किसी एक में ही एक किस्म का प्राइम फैक्टर जाएगा। कोई भी n1 n2 आपको कुछ भी दिया हो, मान लो n1 n2 ऐसा आ जाता 3 क्यूब इंटू 5 पावर 4, तो आप n1 n2 आपको ऐसा बनाना है कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ना हो। वो कैसे बनेगा, जब आप 3 क्यूब बांटोगे तो पूरा 3 क्यूब एक में ही देना पड़ेगा। आपने 3 स्क्वायर एक में दे दिया, 3 पावर 1 एक में दे दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा।
तो जब भी n1 n2 प्रोडक्ट आपके पास आ जाए और आपको n1 n2 ऐसा बनाना है कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ना हो, तो उसका तरीका ये है कि एक प्राइम फैक्टर को एक में ही देना है। एक प्राइम फैक्टर को दो में बांट दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो 2 स्क्वायर है, इसमें आप ऐसा बोल दो एक 2 n1 को दे दूं, एक n2 को दे दूं, दिक्कत हो जाएगी। करके दिखाता हूं मैं। जैसे n1 4 n2 7 अलाउड है, n उल्टा कर लो, n1 7 n2 4, वो भी ठीक है, ठीक है। पर अगर आप ऐसा करोगे n1 2 इंटू 7 14 और n2 2, मतलब 2 को आपने बांट दिया, 2 स्क्वायर था, एक 2 n2 को दिया, एक 2 n1, तो भाई इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ जाएगा ना 2, ये नहीं चलेगा। तो आपको n1 n2 प्रोडक्ट आ चुका है, अब आपको n1 n2 ऐसे लेने हैं कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ना हो। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जितने प्राइम फैक्टर बांटने हैं, प्राइम फैक्टर को n1 n2 में बांटना है, तो ऐसे बांटना है कि पूरा प्राइम फैक्टर एक में ही जाए, एक प्राइम फैक्टर एक में ही जाए, एक प्राइम फैक्टर दोनों में नहीं बंटना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने n1 को पूरा 2 स्क्वायर दे दिया और 7 अलग कर दिया n2 में, या फिर n1 को 7 दे दिया, n2 को पूरा दोनों 2 दे दिए। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी? दोनों 2 और 7 एक को दे दो, सब n1 को दे दिया तो भी चलेगा, या उल्टा कर दिया n1 1 n2 28, बस। तो ये दोनों एक ही पेयर हुए, मतलब एक n1 n2 में एक 4 एक 7, और ये दोनों जहाँ स्टार लगा रहा हूँ, जहाँ स्टार लगा रहा हूँ, ये भी एक ही हुए। क्यों एक ही हुए? क्योंकि n1 28 n2 1, या n1 1 n2 28, एक ही बात है कि दोनों में से एक 28 होगा, एक और एक 1 होगा, है ना। तो बेसिकली, और ये वाला चलेगा नहीं, n1 14 2, वह एक नंबर 14 हो जाए, दूसरा 2, ये चलेगा नहीं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा, और हमारे n1 n2 ऐसे हैं कि कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होना नहीं चाहिए। तो मतलब फाइनली हमारे पेयर्स कैसे आए? हमारे पेयर्स कैसे आए भाई? 4,7 n1 n2 कैसा अलाउड है? 4,7, कोई एक 4 हो जाए, दूसरा 7 हो जाए। तो अपने नंबर्स कैसे थे? 15 n1 और 15 n2, तो मतलब एक पेयर बन गई 15 इंटू 4 और 15 इंटू 7, ये। अब इन दोनों नंबरों का HCF 15 आएगा, आप कॉपी में निकाल के देख लो, प्रोडक्ट 6300 आएगा। दूसरी पेयर कैसे बनेगी? एक नंबर हो गया 15 इंटू 1 और दूसरा हो गया 15 इंटू 28, कर लेते हैं आज, 15 इंटू 28 कर लो, 5 8, 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 2 क्या होता है 10 और 4, फिर यहाँ बिंदी लगाई, 1 इंटू 8 ये हो गया 2, तो सम क्या आ जाएगा? यहाँ 0, 4 और 8 12, 4 और 8 12, तो 2 यहाँ, 1 ऊपर, 1 और 1 2, 420, 420, 28 इंटू 15 मतलब 420, ठीक है। तो n1 n2 के दो पेयर आए थे, एक 4 हो जाए दूसरा 7, या फिर एक 28 हो जाए दूसरा 1। उस हिसाब से 15 n1 15 n2 के भी दो पेयर हो गए, एक नंबर 15 इंटू 4 हो जाए, दूसरा 15 इंटू 7, या एक 15 इंटू 1 हो जाए, दूसरा 15 इंटू 28, बस ये दो पेयर चलेंगे। हाँ, n1 n2 का तीसरा सॉल्यूशन जरूर आ सकता था, n1 14 n2 2, या उल्टा n1 2 n2 14, यहाँ पे भी प्रोडक्ट 28 होता, पर ये हमने इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि हमारे n1 n2 ऐसे होते हैं जहाँ पे उनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हो ही नहीं सकता। HCF 15 है तो आप नंबर्स को बेशक 15 n1 15 n2 मान सकते हो। कोई दो नंबर है उनका HCF 36 है तो आप उनको 36 n1 36 n2 मान सकते हो, पर n1 n2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ये तभी वैलिड है। n1 n2 आपने ऐसा ले लिया कि कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, तो वो HCF जो भी क्वेश्चन में दिया था वो आएगा ही नहीं, कुछ और HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली पेयर कितना है? दो पेयर आए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मार्क कर देते हैं। आंसर आ गया साहब 2। तो मुझे उम्मीद है पहले 3 आसान क्वेश्चन और आखिरी के 2 टफ क्वेश्चन, सब कुछ 5 क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। और ये जो सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल में देता हूँ, मैं क्वेश्चन के वक्त क्वेश्चन से सिमिलर बातों को भी करता हूँ।
जैसे यहाँ पे हमने N1 N2 की बात करी थी, तो फिर मैंने आपको ये भी दिखाया कि N1 N2 क्यों ऐसा चाहिए कि कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा क्यों चाहिए कि हमें N1 N2 का कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, वो मैंने करके दिखाया कि HCF दूसरा आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने N1 N2 कुछ और लेके N1 N2 कैसे होंगे, प्राइम फैक्टर्स को कैसे बांटना है, उसकी बात करने के लिए एक और एग्जांपल भी ले लिया। तो ये क्वेश्चन करते करते मैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन से इधर उधर हट के भी समझाता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हो सके। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जीवन में मैंने एक बहुत अच्छा लेसन लिया था स्विमिंग कोर्ट पर। मुझे स्विमिंग नहीं आती है और मेरा मन है कि मैं एक दिन स्विमिंग सीखूं। तो मैंने एक बार कभी कोशिश की थी, पर फिर मुझे सर्दी खांसी हो गई और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मैं एक बार स्विमिंग सीखने गया था, तो वहाँ पे कुछ बहुत बड़े बड़े स्विमर्स आते थे और वहाँ पे एक बहुत ही नेशनल लेवल का स्विमर आता था, बहुत ही खतरनाक स्विमर था वो। तो मैं देखता था कि वो वहाँ पे जो 6th फ्लोर उन्होंने बना रखा था, पूरा एक डाइविंग स्टेशन था और उसमें एक 6th फ्लोर था, टॉप फ्लोर 6th फ्लोर था। वो हर बार जो है, जब तक घर नहीं जाता था जब तक वो 6th फ्लोर से डाइविंग करके स्विमिंग ना कर ले। तो मैं वहाँ के स्विमिंग कोच से एक दिन मैंने बात करी और मैंने बोला कि ये इंसान किसी दिन 1 घंटा यहाँ पे स्विमिंग करता है और कभी 2 घंटे करता है, कभी 2.5 घंटे करता है, क्या लॉजिक क्या है इसका। तो उन्होंने समझाया कि एक्चुअली ये तब तक स्विमिंग करता है जब तक ये 6th फ्लोर की डाइव अच्छी तरह नहीं मार लेता है। तो मैंने पूछा कि ये 6th फ्लोर की डाइव मारनी क्यों ज़रूरी है हर बार। तो उन्होंने बताया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ खेलने गया था वहाँ ये जो डाइविंग वाली चीज़ होती है उसमें 3rd फ्लोर की डाइव भी आती हो तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी वो 6th फ्लोर की डाइव प्रैक्टिस करता था। तो इसका लॉजिक मुझे उन स्विमिंग कोच ने सर ने ये दिया कि ये मान के चलता है कि यहाँ पे वो 6th फ्लोर प्रैक्टिस में वो 6th फ्लोर की डाइविंग करेगा तो जाके वो जब कोई कंपटीशन खेलेगा तो 3rd फ्लोर की अच्छी तरह कर पाएगा। वही चीज़ हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस में भी लागू होती है। अगर हम लेवल 10 का क्वेश्चन घर पे करेंगे तो एग्ज़ाम में लेवल 5 होगा, यहीं पे लेवल 5 करेंगे तो एग्ज़ाम में तो लेवल 2 हो जाएगा। इसलिए ये टफ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इनको समझना, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे आसान आएंगे, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो ऐसे टफ होंगे, ठीक है। वो हमें छूने भी नहीं है। एग्ज़ाम में हमें टफ क्वेश्चनों पे समय नहीं खराब करना है, हमें एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन ही करने हैं। पर वो आसान क्वेश्चन बहुत जल्दी 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड में हमसे तब होंगे जब हमारे दिमाग में चैप्टर का लेवल बहुत डीप हो चुका होगा, और लेवल डीप होता है टफ क्वेश्चन करके। तो घर पे टफ क्वेश्चन करोगे तो एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन सेकंड्स में होगा। इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ टफ क्वेश्चन ज़रूर कराता हूँ और मुझे उम्मीद है आप जो मैं ये मेहनत कर रहा हूँ टफ क्वेश्चंस को बहुत सिंपल तरीके से समझाने की, डिटेल में समझाने की, मुझे उम्मीद है मेरी मेहनत सफल हो रही होगी और आपको समझ आ रहा होगा और आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। मुझे ये फीडबैक मिलता रहता है, जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो मुझे बताते हैं कि सबसे ज़्यादा डर सारे सब्जेक्ट्स में उनको मैथमेटिक्स में ही लगता है। तो मेरी कोशिश है कि मैथमेटिक्स में जो ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादातर डर लगता है उस डर को हटाने की मेरी पूरी कोशिश है और उम्मीद है कि ईश्वर और आप दोनों मेरा साथ देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बच्चों ध्यान रखिएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के वीडियो 1 का भी लिंक होता है और अगले वीडियो का भी लिंक होता है। थैंक यू वेरी मच।